Good morning. I hope you all are fine and enjoying this Corona period with your studies. तो हम लोग बात कर रहे थे बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर की सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, जिसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया था, सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन मीनिंग एंड रिलेशंस। और इसमें हमने समस्या क्या होती है ये देख लिया था, व्यक्तिगत समस्या किसे कहते हैं ये भी जान लिया था, सामाजिक समस्या किसे कहते हैं, और सामाजिक समस्या और व्यक्तिगत समस्या के मध्य का अंतर, सामाजिक समस्या की विशेषताएं, सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं, जॉन जे केन के द्वारा सामाजिक समस्याओं का दिया गया वर्गीकरण, जिसमें उन्होंने प्रकट सामाजिक समस्या और प्रत्याशित सामाजिक समस्या की बात की थी, सामाजिक समस्याओं के कारण जो कि रेनहार्ट ने दिए थे, तो सामाजिक समस्याओं के कारण जो कि रेनहार्ट ने सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल पॉलिसी नामक अपनी पुस्तक में दिए थे, हमने उसके बारे में भी बात की थी। और आज हम इसके आगे का टॉपिक सामाजिक समस्याओं के सैद्धांतिक उपागम की बात करेंगे। तो सैद्धांतिक उपागम को समझने से पहले थोड़ा सा एक लाइन में समझते हैं कि सिद्धांत किसे कहते हैं। सिद्धांत किसी भी व्यक्ति का कोई भी आइडिया या विचार जब तथ्यों के माध्यम से एक सामूहिक सार्वभौमिक स्वीकृति को प्राप्त कर लेता है तो वह एक सिद्धांत के रूप में स्थापित हो जाता है। और जो सामाजिक समस्याएं यदि हम देखने की कोशिश करें तो जो अनिवार्य रूप से सामाजिक समस्याएं किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए ये व्यक्तिनिष्ठ होती हैं, लेकिन फिर भी इनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। और कुछ ऐसे ही सैद्धांतिक उपागमों की हम बात करेंगे जो कि सामाजिक समस्याओं को विश्वव्यापक अर्थ प्रदान करते हैं, विश्वव्यापी रूप से उनको संबंधित करते हैं व्यक्तियों के साथ। तो जो इसमें पहला जो हमारा सिद्धांत है वो है सामाजिक विघटन का उपागम या सामाजिक विघटन का सिद्धांत। तो सामाजिक विघटन समाज, समुदाय या समूह की वह स्थिति है जिसमें सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक व्यवस्था या औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रतिमान, हमारे जो व्यवहार के नियम हैं जो उचित व्यवहार को परिभाषित करते हैं, वे टूट जाते हैं। आपसी सहयोग, सामान्य मूल्य, एकता, अनुशासन और भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य, ये सभी जो विशेषताएं हमें समाज में देखने के लिए मिलती हैं आपसी व्यवहार के समय, ये टूट जाते हैं, इनकी कमी हो जाती है। और इसके कई सारे डेफिनेशंस भी इसके द्वारा दी गई हैं अनेक विद्वानों के द्वारा। और इसमें जो वॉरेन हैं उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटर रिलेशनशिप ऑफ कल्चरल रोल्स पुस्तक में इन्होंने इसकी एक डेफिनेशन दी है और इन्होंने कहा है कि यह वह स्थिति है जिसमें सर्वसम्मति का अभाव, यानी कि जो समूह के उद्देश्य हैं उनके विषय में मतभेद उपस्थित हो जाता है, और संस्थाओं का जो एकीकरण समाज में पाया जाता है उसका अभाव हो जाता है, और सामाजिक नियंत्रण के जो साधन हैं उन साधनों की अपर्याप्तता या अस्त व्यस्तता की स्थिति हमें देखने के लिए मिलती है। इसी प्रकार इलियट और मैरिल ने परिभाषा दी है कि यह एक प्रक्रिया है जिससे समूह के सदस्यों के आपसी संबंध विच्छेद या लुप्त हो जाते हैं। सामाजिक अव्यवस्था उस समय उत्पन्न होती है जब शक्तियों के संतुलन में परिवर्तन होता है, सामाजिक ढांचे टूट जाते हैं जिससे पुराने स्वरूप पुनः काम नहीं कर पाते और सामाजिक नियंत्रण के स्वीकृत ढांचे प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाते। समाज की यह विघटनकारी अवस्था जिसका संकेत मानदंडों के नष्ट होने, भूमिका संघर्ष, सामाजिक संघर्ष और नैतिक पतन से मिलता है, सामाजिक समस्याओं को बढ़ावा देते हैं। जिसके एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं शिक्षा के प्रसार और स्त्रियों के वैतनिक कार्य करने से पति और पत्नी, माता और बच्चों के संबंध प्रभावित हुए हैं। जिस तरह से जो औद्योगिकरण, नगरीकरण की प्रक्रियाएं समाज में हमें देखने के लिए मिली और उन्होंने परिवार के जो स्वरूप हैं उनको परिवर्तित कर दिया और उनको भंग कर दिया, आपसी संबंधों में काफ़ी परिवर्तन आ गए, और जो कई सारे जो पुराने नियम हैं जो परिवार के सदस्यों और बच्चों के बीच में होते थे वो सभी नियम टूट गए और भंग हो गए। और व्यक्तियों में फिर हमें इसके बाद में जो इंडिविजुअल लेवल पर देखें या ग्रुप लेवल पर देखें, निराशा, अप्रसन्नता और इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं हमें देखने के लिए मिली। तो जहाँ सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति के लिए या उनके अध्ययन के लिए एक जो
जो उपागम है, सामाजिक विघटन का उपागम, इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इसकी आलोचना भी करते हैं और वे ये कहते हैं कि जो सामाजिक विघटन है उसको सामाजिक समस्याओं के एक प्रमुख कारण के रूप में नहीं माना जा सकता। इस संबंध में फेरिस ने लिखा है कि सामाजिक विघटन का सिद्धांत उस परिस्थिति की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है जिसमें सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि सामाजिक समस्या को समझने के लिए हमें उसके लिए जो जिम्मेदार स्थितियां हैं उन स्थितियों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। यह सिद्धांत उन स्थितियों को स्पष्ट करने में असमर्थ रहा है जो सामाजिक समस्याओं को जन्म देती हैं। किसी समाज में सामाजिक विघटन के नहीं होने पर भी सामाजिक आदर्शों से विचलन की स्थिति या सामाजिक समस्याएं पाई जा सकती हैं। और इससे हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सामाजिक विघटन और सामाजिक समस्याओं में आपस में कोई संबंध नहीं है। यद्यपि सामाजिक विघटन का सिद्धांत सभी सामाजिक समस्याओं की पूर्ण व्याख्या नहीं करता, पर उनमें से बहुत सी समस्याओं को कम से कम कुछ रूप में हमें समझने के लिए ज़रूर सहायता प्रदान करता है। और इसके माध्यम से हम जो सामाजिक समस्याएं किस प्रकार से समाज में जन्म लेती हैं उसके लिए हम जो सामाजिक विघटन है उस सामाजिक विघटन की स्थिति को कहीं ना कहीं हम एक जिम्मेदार स्थिति के रूप में देख सकते हैं। तो जो सामाजिक समस्याओं के सैद्धांतिक उपागम में ही यदि हम दूसरे सिद्धांत की बात करें तो वह है सांस्कृतिक विलंबना उपागम या सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। तो सांस्कृतिक विलंबना जो कॉन्सेप्ट है ये ऑकबर्न के द्वारा दिया गया था उनकी पुस्तक सोशल चेंज में, और हम सब लोग फर्स्ट ईयर में जो कल्चर चैप्टर है वो पढ़ चुके हैं। कल्चर से रिलेटेड जो थियरीज़ हैं वो भी हमने पढ़ी हैं, और उसी में हमने ये देखा था कि जो संस्कृति जीवन जीने का तरीका है या संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, जिसमें हमारे मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज, प्रथाएं, खान पान, रहन सहन इत्यादि सभी को शामिल किया जाता है। अब सांस्कृतिक विलंबना क्या है? सांस्कृतिक विलंबना, संस्कृति के हमने दो पक्ष देखे थे, संस्कृति का भौतिक पक्ष एवं संस्कृति का अभौतिक पक्ष। तो जो संस्कृति के भौतिक और अभौतिक पक्ष में जब विकास की प्रक्रिया में इन दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष आगे निकल जाए और दूसरा पक्ष पीछे रह जाए, तो इससे जो असंतुलन, जो अव्यवस्था उत्पन्न होती है उसको सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। और सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति के लिए जो सांस्कृतिक विलंबना है, ये सांस्कृतिक विलंबना की जो अवधारणा है वो महत्वपूर्ण है। जो विलियम एम ऑकबर्न हैं, उन्होंने जब इस उपकल्पना की बात की तो उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें बताई। नंबर 1 की संस्कृति के जो अनेक पक्ष होते हैं या अनेक वर्ग गति की भिन्न भिन्न दरों के अनुसार परिवर्तित होते हैं, अलग अलग तीव्रता से या अलग अलग गति से वो परिवर्तित होते हैं। दूसरा, संस्कृति के भौतिक पक्ष अभौतिक या वैचारिक पक्षों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से परिवर्तित होते हैं। अगर हम देखने की कोशिश करें एक एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे जो जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आती है उस नई टेक्नोलॉजी में जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो हमारे सामने होती हैं उनको हम बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन जो हमारा जो माइंडसेट हमारा जिस तरह से चेंज होना चाहिए चीज़ों के प्रति, वो माइंडसेट हमारा उतनी तीव्रता से परिवर्तित नहीं हो पाता है। और तीसरी इन्होंने बात की कि भौतिक परिवर्तनों को अपनाने और उनके अनुरूप सामाजिक संस्थाओं के विकसित होने के बीच विलंबना के क्षेत्र में सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और इसके लिए इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए, जैसे इन्होंने बताया कि जो औद्योगिक समाजों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तीव्र विकास होने के कारण जो भौतिक संस्कृति है, भौतिक संस्कृति में अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा तीव्र गति से परिवर्तन होता है। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत विशेष रूप से ये मानता है कि आधुनिक समाजों में राजनीतिक, शैक्षणिक, पारिवारिक और धार्मिक संस्थाओं में इस प्रकार के परिवर्तन होने की प्रवृत्ति होती है कि वे प्रौद्योगिक परिवर्तनों में पिछड़ जाते हैं। इस प्रकार ये आसानी से देखा जा सकता है कि सांस्कृतिक विलंबना किस प्रकार सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है। 19वीं शताब्दी के आखिरी जो लास्ट जो 25 ईयर्स थे उसमें और 20वीं शताब्दी के जो फर्स्ट 25 ईयर्स थे, इसमें यदि हम देखें तो तेज़ी से हुए औद्योगिकरण के उपरांत भी कुछ व्यक्ति जाति व्यवस्था की कट्टर पाबंदियों से इतने प्रभावित थे कि वे उद्योगों में दूसरी जाति के सदस्यों के साथ काम करने से मना कर देते थे और उन्हें बेरोजगार और निर्धन रहना अधिक प्रिय लगता था। और इवन आज के टाइम में भी, हम अभी 21वीं शताब्दी में हैं, लेकिन 21वीं शताब्दी में भी हम हर तरह की टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग कर रहे हैं। हम चांद पे पहुंच गए, हम मंगल ग्रह पे पहुंच गए, और दुनिया भर के सैटेलाइट और हवाई जहाज़, रॉकेट, ये सब हमने बना लिए।
और इन सब का मोबाइल इत्यादि, टेलीविज़न नए नए प्रकार के, और इन सब का हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते हैं। लेकिन यदि हम वैचारिक स्तर पर तो देखें तो अभी भी धर्म, जाति, इनके प्रति हमारे जो विचार हैं उन विचारों को बदलने में अभी शायद बहुत समय है, और उनको बदलना इतना अधिक आसान भी नहीं है। अभी भी हमें जातीय कट्टरता के भाव देखने के लिए मिलेंगे, सांप्रदायिकता जैसी जो घटनाएं हैं वो हमारे सामने आती हैं, और इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं यदि हम देखें तो ये एक कल्चरल लैग, जो सांस्कृतिक विलंबना है, जो दो संस्कृतियों के मध्य की जो दूरी है उसके कारण हमें देखने के लिए मिलती हैं। सामाजिक समस्या से संबंधित जो अगला सिद्धांत है वो है मूल्यों में संघर्ष का सिद्धांत। मूल्य हमारे जीवन मूल्य यानी कि वैल्यूज़ हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और इनके आधार पर ही हम ये निश्चित करते हैं कि हमें कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है। समाज में कुछ मूल्य अन्य मूल्यों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और इसीलिए जो अलग अलग मूल्य हैं उनमें मूल्य संबंधी अंतर हमें देखने के लिए मिलते हैं। मूल्यों के इसी अंतर्याय में पाए जाने वाले मतभेद या मूल्यों के सामान्य अर्थों के बदल जाने से सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। विभिन्न पारिवारिक समस्याओं का एक मूल कारण पुरानी तथा नई अथवा प्रौढ़ एवं युवा पीढ़ी के मूल्यों के में जो आपसी संघर्ष है वो भी इसका एक जो मूल्यों के कारण होने वाला संघर्ष है उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। इस संबंध में क्यूबर तथा हार्पर इन्होंने ये लिखा कि सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति और विकास में मूल्यों के संघर्षों का विशेष महत्व होता है। और वॉलर की, जिनकी अभी हमने बात की थी, उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल प्रॉब्लम्स एंड द मोरेज नामक पुस्तक में उन्होंने ये बताया कि संगठनात्मक और मानवीय मूल्यों में संघर्ष का महत्वपूर्ण रोल है। संघर्ष जो मूल्य हैं वो मूल्यों के संघर्ष बहुत ज़्यादा सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करने में अपना रोल प्ले करते हैं। संगठनात्मक मूल्य निजी संपत्ति और व्यक्तिवाद के पक्ष में हैं, जबकि मानवीय मूल्य दूसरों के कष्टों के निवारण के पक्ष में होते हैं। लेकिन जो मूल्य संघर्ष का जो वैल्यूज़ के बीच में जो होने वाला संघर्ष है कि यह एक मूल्य कम महत्वपूर्ण है, एक मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है, यह उपागम बहुत ही अस्पष्ट है, और इसका बहुत अधिक क्लियर इसका जो वर्णन है वो नहीं किया गया है। लेकिन यह सही है कि हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं वो वर्तमान में यदि हम देखें तो पैसे और भौतिक संपत्ति पर बहुत अधिक बल देते हैं, जो कि हमारी मनोवृत्ति को भ्रष्टाचारी और अन्य प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको उत्पन्न करने में, जैसे तस्करी, मादक द्रव्यों का व्यापार, कालाबाजारी, रिश्वत इत्यादि लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। और परंतु जो सफ़ेदपोश अपराध जैसी समस्याओं को मूल्यों के संघर्ष की संज्ञा नहीं दी जा सकती। तलाक की समस्या मूल्य संघर्ष का परिणाम हो सकती है, परंतु सभी पारिवारिक समस्याएं पति पत्नी या माता पिता और संतानों के मतभेदों के कारण नहीं होती, परंतु आपसी संबंधों को सद्भावपूर्ण बनाए रखने में सामान्य मूल्य निश्चित रूप से सहायक होते हैं। परंतु यही एक बात पारिवारिक स्थायित्व या समूह की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। तो जो मूल्य संघर्ष सिद्धांत है अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों में और सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण में लाभदायक हो सकता है, लेकिन इसे सार्वलौकिक रूप से हम ये कोशिश करें कि इसको हम सोशल प्रॉब्लम्स, जो सामाजिक समस्याएं जो कि एक बृहत लेवल पर जो व्यक्ति जिससे प्रभावित होते हैं, उस तरह के जो एक सिद्धांत के रूप में इसको स्थापित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी क्रम में जो अगला सिद्धांत है वो है वैयक्तिक विचलन का सिद्धांत, जिसमें यह जानने की कोशिश की जाती है कि विचलन कैसे विकसित होता है और उसके प्रकार से सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है। वैयक्तिक विचलन के अंतर्गत उन व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे लोग विचलित व्यक्ति कहलाते हैं जिनका व्यवहार सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति में योगदान देता है। जो मार्शल क्लिनार्ड ने विचलित व्यवहार का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा कि यह मुख्यतः कुछ किस्म के समूह आदर्श प्रतिमानों का उल्लंघन ही होता है। एक विचलित कार्य ऐसा व्यवहार है जो विशेष प्रकार से निर्धारित होता है। समाज की प्रतिक्रिया को उस व्यवहार को नामांकित कर देने की सीमा तक भी जा सकती है। इस विचलित व्यवहार के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। विचलित व्यवहार
की श्रेणी में केवल उन्हीं व्यवहारों को रखा जाता है जो समाज द्वारा पूर्णतः स्वीकृत हों और जो समुदाय की सहनशीलता की सीमा को पर्याप्त मात्रा में पार कर जाएं। और क्लिनार्ड का ये मानना है कि आदर्शों से विचलित होने के अंतर्गत अपराध, वेश्यावृत्ति, मादक वस्तुओं का सेवन, मानसिक दोष, आत्महत्या, मदिरापान, समलैंगिक व्यवहार, वैवाहिक तथा पारिवारिक असमायोजन, अल्पसंख्यकों या निम्न जातियों के प्रति भेदभाव इत्यादि सभी व्यवहारों को शामिल किया जाता है। व्यक्ति के द्वारा जो विचलित प्रकार का व्यवहार है उसको व्यक्त करने के दो कारण माने जाते हैं। एक है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों के पालन की असमर्थता, यानी समाज ने जो नियम निर्धारित किए हैं उनके अनुसार व्यवहार न करना, और दूसरा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों के पालन में असफलता। नियम पालन करना चाहते हैं लेकिन कुछ कारण हैं, उनके कारण नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो स्पष्ट है कि वैयक्तिक विघटन उन लोगों में पाया जाता है, अथवा यूँ कहा जा सकता है कि विचलित व्यवहार वे लोग व्यक्त करते हैं जिनका सामाजिकरण ठीक प्रकार से नहीं हुआ होता है। वैयक्तिक विचलन के दो प्रमुख प्रकार पाए जाते हैं: समाज में मान्यता प्राप्त नियमों से विचलन और स्वयं उत्पन्न किए हुए नियमों वाली विचलित उपसंस्कृतियों का पाया जाना। यानी कि हम कुछ जो नियम समाज द्वारा स्थापित हैं हम उनका पालन नहीं करेंगे और अपने स्वयं के हम जो नियम हैं उनको एक उपसंस्कृति के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में जो लास्ट थियरी है वो है मानक शून्यता या एनोमी। यह जो उपागम है, यह उपागम मर्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था अपनी पुस्तक कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स में। और इनके अनुसार एनोमी या मानक शून्यता एक ऐसी स्थिति है जिसमें समाज अथवा समूह के मानदंड एवं मूल्य तुलनात्मक रूप से खो जाते हैं, लोप हो जाते हैं, या उनमें दुर्बलता और अस्त व्यस्तता आ जाती है। एनोमी की जो परिकल्पना है, एनोमी का जो कॉन्सेप्ट है वो सर्वप्रथम दुर्खीम ने जब श्रम विभाजन और आत्महत्या का सिद्धांत दिया था उसको समझाने के लिए उन्होंने इसकी बात की थी। परंतु दुर्खीम की पुस्तक आत्महत्या के प्रकाशन के लगभग 41 ईयर्स के बाद में मर्टन ने इसका प्रयोग किया, और इसका प्रयोग करते हुए उन्होंने समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं के परिचालन में उत्पन्न हुए विचलित व्यवहार को उन्होंने समझने का इसके माध्यम से प्रयास किया। और इन्होंने ये बताया कि मानक शून्यता की स्थिति में सामाजिक संरचना टूट जाती है, और यह विशेष रूप से उस समय होता है जब सांस्कृतिक मानदंडों और लक्ष्यों में और उनके अनुकूल समूह के सदस्यों की सामाजिक संरचित क्षमताओं में वियोजन उत्पन्न हो जाता है। तो मानक शून्यता सामाजिक एकता के विचार का प्रतिरूप है। जिस प्रकार सामाजिक एकता सामूहिक विचारधारा के समाकलन की स्थिति है, एनोमी दुविधा, असुरक्षा और मानदंडों के लुप्त होने की स्थिति है। तो मर्टन जब विचलन की बात करते हैं तो वो विचलित व्यवहार के 4 प्रकारों की भी बात करते हैं, जिसमें वो नवाचार यानी इनोवेशन, यानी कि कोई जो समाज में परंपरा चली आ रही है उसको हटा करके बिल्कुल एक नई प्रकार की व्यवस्था को सामने लेकर के आना। दूसरा है कर्मकांडवाद, यानी कि कुछ क्रियाओं के माध्यम से दिखावा करते हुए कुछ कार्यों को पूरा करना। तीसरा है पलायन, यानी कि यानी कि भाग जाना उस स्थिति से, उस कार्य को पूरा नहीं करना या उसे उपेक्षा उसकी कर देना। और तीसरा है विद्रोह, यानी कि उसके प्रति एक रेबेलियन रुख अपना लेना, उसका विरोध करना। और विरोध करने की स्थिति में जरूरी नहीं है कि हम उसका कोई ऑप्शन भी ढूंढने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से जो मर्टन है उन्होंने विचलित व्यवहार के 4 प्रकार बताए हैं, और वे कहते हैं कि सामाजिक समस्या व्यक्तियों की अपनी सामाजिक परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुरूप आचरण नहीं करने से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि इन सामाजिक परिस्थितियों को यथोचित सुसंगत सामाजिक व्यवस्था में बांधने के प्रयत्न में दोषपूर्ण संगठन द्वारा होती है। मर्टन का भी यदि हम थ्योरी देखें तो मर्टन की थ्योरी भी अधूरी है, और सभी सामाजिक समस्याओं को तनावों या अनुकूलन और समंजन यानी एडजस्टमेंट, एडेप्टेशन इत्यादि के जो रिस्पॉन्सेज हैं उसके रूप में, उसके रिजल्ट के रूप में नहीं समझा जा सकता। तो ये सामाजिक समस्याओं के जो सिद्धांत हैं अलग अलग 5 प्रकार के, और इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।